हेलो दोस्तों, समाज वाटिका चैनल में आप सबों का स्वागत है। मैं विमल सर। आज हम बिहार बोर्ड एनसीईआरटी बुक कक्षा 7 विषय इतिहास के चैप्टर नंबर 8 को देखेंगे। चैप्टर नंबर 8 में दिया हुआ है 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन। इस अध्याय के बारे में हम लोग एक वीडियो पढ़ चुके हैं, एक वीडियो देख चुके हैं। आज हम इस अध्याय के दूसरे वीडियो के बारे में देखेंगे। तो सीधे चलते हैं अगले अध्याय में, जहां से हम दूसरे वीडियो के जो अंश है उसको देखेंगे। इस वीडियो को यहीं से शुरू करते हैं। राजपूत। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने ने मुगल व्यवस्था में विशेषता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए प्रयास शुरू किए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिया राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गए। बादशाह जहांदार शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के आस पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिश की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी। सत्रह सौ 40 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन राजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू किया, जिससे उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। यह जो चित्र है उसमें चित्र नंबर 2 एक अभिजात के दरबार में स्वागत करते हुए फर्रुख सियर। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनवाए, जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महल, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी यानी कुएं, वावली जैसे कई जल निकाय थे। जयपुर के राजा जय सिंह। 1732 में के एक फारसी वृत्तांत में राजा जय सिंह का वर्णन। राजा जय सिंह अपनी सत्ता की चरम सीमा पर थे। 12 वर्ष के लिए वे आगरा के सूबेदार रहे और 5 या 6 वर्ष के लिए मालवा के। उनके पास विशाल सेना, तोपखाना, भारी मात्रा में धन संपदा थी। उनका प्रभाव दिल्ली से लेकर नर्मदा के तट तक फैला हुआ था। यह चित्र है मेहरानगढ़ किला जोधपुर का।
कई राजपूत शासकों ने मुगलों का अधिराजत्व स्वीकार किया था, लेकिन मेवाड़ एक मात्र ऐसा राजपूत राज था जिन्होंने मुगल सत्ता को चुनौती दी थी। राणा प्रताप 1572 में उदयपुर और तथा मेवाड़ के बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण के साथ मेवाड़ की राजगद्दी पर आसीन हुए। राणा के पास मुगल अधिराजत्व को स्वीकार करने के लिए कई दूतों को भेजा गया, लेकिन वे अपने निर्णय पर दृढ़ रहे। जयपुर में जंतर मंतर, यह चित्र है। अंबेर के शासक सवाई जय सिंह, अंबर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से विख्यात इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण हैं। आज़ादी हासिल करना। सिख अध्याय 6 में आपने पढ़ा है कि 17वीं शताब्दी के दौरान सिख एक राजनीतिक समुदाय के रूप में गठित हो गए। इससे पंजाब के क्षेत्रीय राज्य निर्माण को बढ़ावा मिला। गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना से पूर्व और उसके पश्चात राजपूत और मुगल शासकों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद बांदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सेना के खिलाफ विद्रोह किए। उन्होंने बाबा गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह के नामों वाले सिक्के गढ़कर अपने शासन को सार्वभौम बनाया। सतलुज और यमुना नदियों के बीच के क्षेत्र में उन्होंने अपने प्रशासन की स्थापना की। 1715 में बांदा बहादुर को बंदी बना लिया गया और उसे 1716 में मार दिया गया। 18वीं शताब्दी में कई योग नेताओं के नेतृत्व में सिखों ने अपने आप को पहले जत्थों में और बाद में मिसलों में संगठित किया। इन जत्थों और मिसलों की संयुक्त सेनाएं दल खालसा कहलाती थी। उन दिनों दल खालसा बैसाखी और दिवाली के पर्वों पर अमृतसर में मिलता था। इन बैठकों में वे सामूहिक निर्णय लिए जाते थे, जिन्हें गुरुमत्ता यानी गुरु के प्रस्ताव कहा जाता था। सिखों ने राखी व्यवस्था स्थापित की, जिनके अंतर्गत किसानों से उनकी उपज का 20% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान किया जाता था। महाराज रणजीत सिंह की तलवार। 10वें गुरु गोविंद सिंह का यह चित्र है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा को प्रेरित किया था कि शासन उनके भाग्य में है, राज करेगा खालसा। अपने सुनियोजित संगठन के कारण खालसा पहले मुगल सूबेदारों के खिलाफ और फिर अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ सफल विरोध प्रकट कर सका। अहमद शाह अब्दाली ने मुगलों से पंजाब का प्रसिद्ध प्रांत और सरहिंद की सरकार को अपने कब्जे में कर लिया था। खालसा ने 1765 में अपना सिक्का गढ़कर सार्वभौम शासन की घोषणा की। यह महत्वपूर्ण है कि उनके सिक्के पर उत्कीर्ण शब्द वही थे जो बांदा बहादुर के समय में खालसा के आदेशों में पाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में सिख इलाके सिंधु से यमुना तक फैले हुए थे, यद्यपि वे विभिन्न शासकों में बटे हुए थे। इनमें से एक शासक महाराजा रणजीत सिंह ने विभिन्न सिख समूहों में फिर से एकता कायम करके 1799 में लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। छत्रपति शिवाजी महाराज। 17वीं सदी
के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 में शाहजी और जीजाबाई से हुआ। उनकी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्गनिर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मराठा पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया, जिसने उनके क्षेत्र विस्तार का पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामों ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का प्रयोग करते थे। चौथ और सरदेश मुख पर आधारित संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी। तो अब देखेंगे मराठा के बारे में। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी दबाएं। तो आज हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और बाकी जो बचे हुए अध्याय है उसके लिए हम अगले वीडियो में आएंगे और इस चैप्टर को हम तीसरा वीडियो के साथ समाप्त करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।